गुड मॉर्निंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। टैक्सेशन लॉ की ये जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आपकी ये 5th वीडियो है। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कशन करेंगे आपका हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाने के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 में क्या प्रावधान है। यानी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के संदर्भ में अगर लॉस जो हो जाते हैं, उन लॉसों के भुगतान भविष्य किए जाते हैं, उसके हेतु या समाज उसका सेटलमेंट किया जाता है लॉस का, उस हेतु क्या प्रावधान है उनको हम देखेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले परिचय। देखिए, परिचय में इतनी सी बात जान लीजिए, कभी किसी भी व्यवसायी द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें लाभ और हानि दोनों प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय के संदर्भ में चाहे किसी व्यवसायी को लाभ हो या हानि, उनका इस बात से कोई सरोकार नहीं है। उनका तो पर्याप्त रूप से जो टैक्स एक निर्धारित राशि पर जो लगता है, कर जो लगता है, वो उनका भुगतान हो जाना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी व्यवसायी को लाभ होता है और कभी कभी हानियां होती हैं। तो जिस स्थिति में हानियां होती हैं और उस संबंध में अगर वो उस विशेष वर्ष में कर का संदाय करने में, निर्धारित जो कर का वर्ष होता है उसमें कर का संदाय करने में असमर्थ रहता है कोई भी व्यक्ति, तो वो उन करों को आगे के लिए सेटलमेंट कर सकता है। यानी सेटलमेंट के उसको समायोजित कर सकता है कि जिस कर वर्ष में निर्धारित आगामी कर वर्षों में लाभ प्राप्त होगा तो उसका भुगतान लाभों में से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रावधान होते हैं। इसी को हम यहाँ पर हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाने के सिद्धांत के नाम से भी जाते हैं। यानी इन हानियों की पूर्ति आगे ले जाकर लाभों में से की जाती है। इसे इंग्लिश में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी कहा जाता है। तो ये तो इसका नॉर्मल सा परिचय हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, अध्याय 6 में धारा 70 से 80 तक इसके प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान क्या है, प्रावधानों को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है समान शीर्षक के एक स्रोत की हानियों का अन्य स्रोत की आय में समायोजित करना। यानी समान सोर्स है कोई भी, ठीक है, एक समान सोर्स है, उस सोर्स के अंतर्गत अन्य प्रकार के कार्य चल रहे हैं। ये इस कार्य में हानि हो रही है किसी एक्स कार्य में और वाई कार्य में लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस हानि के संदर्भ में अगर यहाँ पर हानि हो रही है तो इन हानियों को आगे के लिए सेटलमेंट करने के लिए अगर कर के संदाय करने में कोई भी व्यक्ति असमर्थ है, लेकिन उसका कार्य एक समान स्रोत के अंतर्गत किया जा रहा है, तो यहाँ की हानियों को आगे के लाभों में सेटलमेंट किया जा सकता है। यानी आगामी जो कर निर्धारक वर्ष हैं उनके लिए सेटलमेंट किया जा सकता है। यानी इस लाभ से इस हानियों का भुगतान, यानी जो भी इन भुगतान होगा वहां से कर सकते हैं। तो यानी अब हानियों को इन लाभों में से घटाया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से प्रावधान रहता है धारा 70 के अंतर्गत। इसमें एक पॉइंट और है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्य प्रणाली अल्पकालीन होती हैं और कुछ कार्य प्रणालियां दीर्घकालीन होती हैं, या हम इन्हें एसेट्स भी कहते हैं, दीर्घकालीन एसेट्स और सॉरी अल्पकालीन एसेट्स और दीर्घकालीन एसेट्स। ठीक है, अब अगर अल्पकालीन एसेट्स के संदर्भ में हानियां हो रही हैं तो उस हानियों का भुगतान आगे समायोजित किया जाएगा। लेकिन अल्पकाल के संदर्भ में उस जो आगे लाभ प्राप्त होगा, तो अल्पकालीन जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ में से ही उस हानियों को प्राप्त किया जाएगा, यानी समायोजित कर दिया जाएगा कर निर्धारित वर्षों में, यानी कर के निर्धारित जो वर्ष हैं आगामी उनमें से। अगर दीर्घकालीन है तो जरूरी है कि जो दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा उस दीर्घकालीन प्राप्त लाभ में से दीर्घकालीन हानियों का समायोजन या सेटलमेंट किया जाएगा आगामी कर निर्धारक वर्षों का। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के मुख्य प्रावधान थे। इसके बाद अपना सेकंड इसमें पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है अपना एक शीर्षक की हानियों का अन्य शीर्षक की आय में समायोजित करना, धारा 71। यानी धारा 71 क्या कहती है, यानी किसी एक शीर्षक जो है उस शीर्षक के अंतर किसी भी प्रकार की हानि अगर हो रही है, किसी प्रकार की करदाता जो है विशेष कर निर्धारित वर्ष में करदाता को हानि हो रही है, तो वो किसी अन्य सोर्स जो है, अन्य सोर्स के लाभ में से आगामी कर निर्धारक वर्षों में उन लाभ में से उस हानियों को दे सकेगा या समायोजित कर सकेगा। इस प्रकार के प्रावधान है। लेकिन इसमें एक प्रावधान और है, यदि शीर्षक पूंजीगत एसेट्स से प्राप्त आय अगर हानि इस शीर्षक के अंतर्गत हो रही है तो
आगामी जो लाभ होगा इस शीर्षक के अंतर्गत, तो वो लाभ जो हानि है इसी शीर्षक के अंतर्गत से इसके लाभ से दी जाएगी, यानी अन्य शीर्षक से नहीं दी जाएगी। इसमें यह प्रावधान और है, किसी अन्य से नहीं दी जाएगी, केवल इस शीर्षक के अंतर्गत पूंजीगत एसेट से अगर लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसको आगे वर्षों के लाभों से दिया जाएगा। यानी अगर इससे जो हानि होती है किसी विशेष कर निर्धारित वर्ष में, तो जो करदाता है इस हानि को इसी शीर्षक के आगामी जो लाभ हैं उन लाभों में से दे सकेगा, सेटलमेंट कर सकेगा। ठीक है, बाकी प्रावधान ये है कि किसी अन्य शीर्षक से भी हानियों को, अगर ये हानियां हैं तो उनका आगामी वर्षों में सेटलमेंट किया जा सकता है लाभ द्वारा, किसी भी करदाता द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका एक शीर्षक की हानियों को अन्य शीर्षक की आय में समायोजित करना। अगला पॉइंट अपना व्यवसायिक हानियों को आगे ले जाना व समायोजित करना। यानी कोई भी किसी भी करदाता द्वारा पेशे से या व्यवसाय से प्राप्त कुछ आय है एक शीर्षक के अंतर्गत, अगर वहां पर उसको हानि प्राप्त हो रही है, तो उस हानि को वो आगे ले जाकर आगामी कर निर्धारक जो वर्ष हैं, आगे ले जाकर उन कर निर्धारक वर्षों को लाभ में से उन हानियों को समायोजित कर सकेगा, यानी लाभ में से सेटलमेंट कर सकेगा कर के रूप में। लेकिन ये धारा 71 में हमने जिस प्रावधान को देखा उससे थोड़ा भिन्न है। कैसे भिन्न है कि ये जो कर निर्धारक वर्ष है, कर निर्धारक जो वर्ष है आगामी, वो केवल इन हानियों के तुरंत उपरांत केवल 8 कर निर्धारक वर्षों के अंतर्गत देय होना आवश्यक है। यानी 8 जो कर निर्धारक वर्ष आएंगे उन आगे आने वाले कर निर्धारक वर्षों में से इस हानियों को सेटलमेंट करना आवश्यक। ठीक है, तो 8 कर निर्धारक वर्षों से आगे नहीं ले जाया जा सकेगा, इसमें यह पॉइंट है। अगला है संचित हानि को आगे ले जाना तथा उसका समायोजित करना। यानी इसमें संबंध में एक ये भी है कि समामेलन, यानी समामेलन संचित हानि को, यानी इसमें क्या है, कोई भी एक्स फर्म या व्यवसाय है वो किसी वाई फर्म या व्यवसाय के साथ मर्ज हो जाता है, तो इस एक्स की जो पिछली हानियां रह गई हैं किसी कर निर्धारक वर्ष की, उनको सम्मिलित रूप से वाई भी मिलकर सम्मिलित रूप से जो आगामी कर निर्धारक वर्ष हैं उनका सेटलमेंट लाभों से किया जाएगा इस संचित हानि का। क्योंकि ऐसी हानि क्या है, इसकी हानि संचित हो जाएगी, और जब दोनों का स्वामित्व मर्ज हो गया है, दोनों संपत्ति जो है, यानी जो भी व्यवसाय एक साथ अगर काम करने लग गए हैं, तो दोनों सम्मिलित रूप से उस हानि का भार आगामी कर वर्षों में निभाएंगे और उसको लाभों में से देंगे। धारा 72 का के अनुसार ये प्रावधान किए गए हैं। अगला पॉइंट है अपना सट्टेबाजी व्यवसायी हानियों को आगे ले जाना तथा समायोजन करना, धारा 73 के अनुसार। यानी धारा 73 ये प्रावधान करता है 73 के अंतर्गत, यानी किसी सट्टेबाजी व्यवसाय में किसी को हानि हो रही है, तो उन हानियों का सेटलमेंट आगामी कर निर्धारक वर्षों में लाभों से किया जाएगा, उसके लाभों से किया जाएगा। लेकिन ये लाभ जो है वो सट्टेबाजी व्यवसाय से ही प्राप्त होने चाहिए, अन्य से नहीं। ठीक है, तो यानी सट्टेबाजी लाभ में हानि हो रही है तो उसको आगामी कर निर्धारक वर्षों में सट्टेबाजी लाभ से ही करदाता द्वारा दिया जाएगा। तो ये सट्टेबाजी व्यवसायी हानियों को आगे ले जाने तथा समायोजन का संदर्भ है धारा 73 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय शीर्षक में हुई हानियों का समायोजन, धारा 74 के अनुसार। यानी धारा 74 ये प्रावधान करता है कि पूंजीगत लाभ प्राप्त शीर्षक के अंतर्गत, यानी पूंजीगत लाभ से प्राप्त ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक के अंतर्गत किसी करदाता को किसी कर निर्धारक वर्ष में हानि उठानी पड़ रही है, तो उस हानि को आगामी कर निर्धारक वर्षों में प्राप्त होने वाले लाभ में से उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका सेटलमेंट लाभों में से किया जा सकता है। लेकिन ये जो लाभ हैं कर निर्धारक वर्ष जो होते हैं वो आगामी अधिकतम 8 कर निर्धारक वर्ष हो सकते हैं। 8 कर निर्धारक वर्षों में उनका समायोजन या सेटलमेंट करना पड़ेगा, उससे अधिक नहीं। इस संबंध में ये प्रावधान है। अगला है 7th पॉइंट घुड़दौड़ व्यवसायी हानियों को आगे ले जाना तथा समामेलन करना, धारा 74 का के अनुसार ये प्रावधान है कि किसी भी करदाता द्वारा गुड़ व्यवसायी संबंधी व्यवसाय में किसी कर निर्धारक वर्ष में हानियां उठानी पड़ रही हैं,
तो उन हानियों को आगामी कर निर्धारक वर्षों के लाभों से सेटलमेंट किया जाएगा, उनका समायोजन किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार का लाभ कर गुड़दौड़ व्यवसायी लाभों से ही किया जाएगा, अन्य अन्य कार्यों से नहीं। इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। लेकिन साथ में इसमें एक प्रावधान और है कि इसका जब ये हानियां होती हैं, हानियों के कर निर्धारक वर्ष के तुरंत बाद आगामी 4 कर निर्धारक जो वर्ष हैं उन वर्षों में से किया जाना अपेक्षित है, उससे आगे नहीं। ठीक है, तो इसमें 4 आगामी कर निर्धारक वर्ष प्रावधान किए गए घुड़सवारी व्यवसाय में हानियों के संदर्भ में। 8th पॉइंट अपना, फर्म की हानियों का समायोजन करना धारा 75 के अनुसार। यानी धारा 75 ये कहती है कि किसी भी फर्म संबंधी व्यवसाय में 1 अप्रैल 1992 इससे पूर्व किसी प्रकार की कर निर्धारक वर्ष में कोई हानि हुई है, इस तारीख से पूर्व कोई हानि हुई है, तो उसका समायोजन या सेटलमेंट जो है वो आगामी जो लाभ प्राप्त होंगे कर निर्धारक वर्षों में आगामी लाभ प्राप्त होंगे उसमें से दिया जा सकेगा, या फिर ये फर्मों का जो भी आपका एक तरह से जो आपकी भागीदारी फर्म होंगी, जो भागीदारी फर्म होंगी, वो भागीदारी फर्म सम्मिलित रूप से मिलकर के इन हानियों को लाभों में से देंगे। सम्मिलित रूप से उनको देना पड़ेगा इन हानियों को विभाजित, चाहे वो एक दूसरे में उनका डिवीजन कर सकते, विभाजन कर सकते हैं, लेकिन इन भागीदारी फर्मों को आगामी कर निर्धारक वर्षों के लाभों में से इन हानियों को देना होगा 1 अप्रैल 1992 से पहले अगर कोई हुआ इस प्रकार का मामला। तो अगर 1 अप्रैल 1993 के बाद 1 अप्रैल 1993 के बाद अगर इस प्रकार के समायोजन या सेटलमेंट नहीं किए जाते हैं इन फर्मों के द्वारा, ना ही तो आपसी सामंजस्य के जरिए या किसी प्रकार से, तो ये और व्यवसाय निरंतर उनका चालू रह रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर समव्यवहार करते हैं किसी भी कर निर्धारण के संबंध में, तब इस प्रकार की हानियों को लाभ लेने के संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इन व्यवसायी फर्मों पर कार्रवाई की जाएगी उसके सेटलमेंट के संदर्भ में। तो ये प्रावधान था आपका फर्मों के हानि या समावेलन के संदर्भ में। 9th पॉइंट अपना, फर्म विधान में परिवर्तन से हुई हानियों का समायोजन करना धारा 78 के अनुसार। यानी फर्म के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन से किसी प्रकार की किसी विशेष कर निर्धारक वर्ष में हानि होती है, तो उस हानि को आगामी जो भी लाभ प्राप्त होंगे इस फर्म के संदर्भ में उन लाभों से दिया जाएगा। चाहे परिवर्तन किसी, मान के चलो किसी फर्म का जो भी स्वामी है तो उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, अब मृत्यु के संदर्भ में उन हानियों का संदाय करने का भार इस स्वामी पर था, लेकिन इसका जो भी उत्तराधिकारी होगा, फर्म का जो भी उत्तराधिकारी होगा और जो भी व्यापार उसके संदर्भ में आया होगा और वो उस व्यवसाय में से, उस व्यापार में से उन हानियों का आगामी कर निर्धारक जो वर्ष हैं उनमें जो भी लाभ प्राप्त होंगे उन लाभों में से उसका सेटलमेंट उसको करना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, क्योंकि उत्तराधिकारी जो है वह स्वामी की जो फर्म या संपत्ति है या व्यवसाय उसी से वो लाभ प्राप्त कर रहा है। 10th पॉइंट है अपना, अन्य हानियां को आगे ले जाना तथा समायोजन करना धारा 79 के अनुसार। यानी किसी प्रकार की हानि किसी एक कंपनी को, अगर आपकी 79 के अनुसार किसी कंपनी को किसी प्रकार की हानि हो रही है और उस हानि में अगर जनता का कोई सार्वित कोई हित भी निहित नहीं है और ऐसा उस और अंशधारी जो होते हैं उस कंपनी के, उनके द्वारा उस हानियों का आगामी जो कर निर्धारक वर्ष हैं उनमें उनका सेटलमेंट नहीं किया जाता है, समायोजन नहीं किया गया है, और अभी भी कुछ वर्षों के उपरांत भी, कर निर्धारक वर्षों के उपरांत भी कम से कम 51% जो अंशधारी हैं उस कंपनी विशेष में उनका अंश है, तो इसका समायोजन आगामी कर वर्षों के कर निर्धारक वर्ष जो है आगामी उनमें उनके लाभों में से किया जाना अपेक्षित है और करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रावधान हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो सेटलमेंट यानी कर आगामी जो कर हैं उनके निर्धारण के संबंध में। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।